आज हम 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत उद्योग 1947 से 90 में भारत की क्या स्थिति था स्वतंत्रता के बाद, इस अध्याय पे अध्ययन करने वाले हैं। तो औद्योगिक विकास से अपन क्या आशय लगाते हैं? उद्योगों के नियमित एवं क्रमिक विकास से लगाया जाता है, जिसमें उद्योगों में धीरे धीरे नवीनतम एवं आधुनिकता का समावेश होता रहता है। मशीनों का उपयोग क्रमिक रूप में बढ़ने लगता है तथा उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं में समयानुसार एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जिस देश में जितनी अधिक तीव्र गति से उद्योगों का विकास होता है, वह देश उतनी ही तीव्र गति से उन्नति की ओर अग्रसर होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की औद्योगिक संरचना की तस्वीर इतनी अच्छी नहीं थी कि जितनी कि आज वर्तमान समय में है। वर्तमान में भारत में घड़ियाँ, दवाइयाँ, विद्युत से चलने वाली टाइपराइटर्स, बैटरी सेल, मशीनी औजार, रेल के इंजन, पानी के जहाज, टेलीविज़न आदि सभी कुछ बनाने के कारखाने हैं, जिनकी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत में बनाने की बात सोची तक नहीं जाती थी। इसके बाद अब हम आते हैं भारत में उद्योगों की भूमिका एवं महत्व। इसमें पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। उद्योगों से न केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। उचित जनसंख्या नीति का पालन किया जाए तो इनके द्वारा जनसाधारण का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। उद्योगों के विकास के कारण ही भारत में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि हुई है। दूसरा है कृषि का आधुनिकीकरण। स्वयं कृषि के विकास के लिए भी उद्योगों की आवश्यकता होती है। कृषि का वैज्ञानिकीकरण, आधुनिकीकरण एवं मशीनीकरण औद्योगिकीकरण की ही प्रक्रिया का ही महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। उद्योगों में बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश किया जाता है। तीव्र पूंजी निर्माण दर देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। इससे देश में पूंजी निर्माण की गति तेज होती है। चौथा है जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण में सुधार। औद्योगिकीकरण से जनसंख्या का भार कृषि से हटकर उद्योगों की ओर आता है। इससे जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण में समुचित सुधार होता है। पांचवा है रोजगार सृजन। भारत में व्यापक बेरोजगारी की समस्या को कृषि विकास से हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कृषि क्षेत्र में पहले से ही जनसंख्या का अधिक भार है। अतः अधिक रोजगार प्रदान करने के लिए भी औद्योगिकीकरण आवश्यक हो जाता है। इसका आगे पॉइंट है विदेशी व्यापार में वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा, आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन, बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय संस्थाओं का विकास। इसके बाद अब हम आते हैं भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण। इसमें पहला है आधारभूत संरचना की कमी। भारत में आधारभूत संरचना जैसे परिवहन, संचार सुविधाओं की कमी होने के कारण उन क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक खनिज साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उनका उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि औद्योगिक विकास का लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सके। दूसरा है कृषि में निम्न उत्पादकता। भारत में औद्योगिक विकास कृषि क्षेत्र के योगदान पर निर्भर करता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए मांग का सृजन करती है। लेकिन कुछ वर्षों से कृषि के विकास दर में आई गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में
औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी लाई है, फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है। तीसरा है पूंजी में कमी। औद्योगिक विकास के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में बचत प्रवृत्ति एवं पूंजी निर्माण की दर दोनों ही बहुत कम है। अतः औद्योगिक पूंजी के अभाव में औद्योगिक वृद्धि की दर बहुत ही कम है। इसके बाद है ऊंची उत्पादन लागतें। इसका प्रभाव भी औद्योगिक उत्पादन एवं विकास दर पर पड़ा है। सार्वजनिक उपक्रमों की असफलता। नियोजन काल में सार्वजनिक उपक्रमों में विस्तार होने के बाद भी इनका योगदान निम्न स्तर का बना रहा। दोषपूर्ण कीमत नीति तथा उचित प्रबंधन के अभाव में सार्वजनिक उपक्रमों को भारी घाटा हुआ। इस प्रकार से सार्वजनिक उपक्रम औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक विनियोग की राशि की व्यवस्था करने में असफल रहे हैं। क्षेत्रीय असंतुलन, औद्योगिक बीमारियां, खराब औद्योगिक प्रबंध। भारत में औद्योगिक अशांति बहुत ही ज़्यादा व्याप्त था। श्रमिकों के अनुसार उद्योगपति इनकी सेवाओं के बदले में उचित पुरस्कार नहीं देते हैं और उनका शोषण करते हैं। अतः उद्योगों में हड़तालें एवं तालाबंदी होती रहती है। इसका औद्योगिक उत्पादन एवं औद्योगिक विकास पर खराब प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अब हम आते हैं औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, जिनमें पहला है आधारभूत संरचना को विकसित करना, उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, बीमार इकाइयों की पुनर्स्थापना, औद्योगिक विवादों का समाधान करना, औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रतिबंधों की समाप्ति करना, सार्वजनिक उपक्रमों को लाभदायक बनाना और राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना। इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति से तात्पर्य सरकार की उस घोषणा से है जिसके द्वारा आर्थिक प्रणाली में उद्योगों के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है तथा जिसमें उद्योगों की स्थापना, क्षेत्र, स्थानीयकरण, वित्तीय व्यवस्था, प्रबंध एवं संचालन तथा विस्तार से संबंधित सिद्धांतों एवं नियमों का विवरण होता है। प्रत्येक देश में संतुलित आर्थिक विकास की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के प्रयास किए जाते हैं। औद्योगिक नीति का निर्धारण देश की आर्थिक प्रणाली, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता तथा नियोजन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। एक आदर्श औद्योगिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, जिनमें पहला है देश के भीतर अर्थव्यवस्था में व्याप्त असंतुलन को समाप्त कर देश के विकास को उचित दिशा प्रदान करना। दूसरा है देश में विद्यमान सीमित साधनों को वर्तमान में देश के विकास के लिए आवश्यक कार्यों की ओर प्रभावित करना। तीसरा है देश में उपलब्ध सीमित साधनों का मितव्ययितापूर्ण विदोहन करना जिससे वे अधिक समय तक देश की आवश्यकता को पूरा कर सके। चौथा, देश में औद्योगिक विकास के फलस्वरूप बढ़े हुए उत्पादन का उचित वितरण करना। और पांचवा है एकाधिकारी प्रवृत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करके उपभोक्ता का शोषण से मुक्ति दिलाना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में अब तक 6 बार औद्योगिक नीति की घोषणा की जा चुकी है, जिनमें औद्योगिक नीति 1948, 1956, उसके बाद है 1977, 1980, फिर 90 और औद्योगिक नीति 1991। प्रथम 2 48 और 56 तथा अंतिम 91 की जो वास्तव में औद्योगिक नीतियां हैं, जबकि 97, 80 और 90 की औद्योगिक नीतियां न होकर विस्तृत दिशा निर्देशक है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक नीति 1948 में उद्योगों का विभाजन,
लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करना और प्रशुल्क नीति एवं कर नीति को प्रोत्साहन देना। इसके बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व। इसमें पहला है आर्थिक विकास की गति को तीव्र प्रदान करना, आधारभूत सेवाएं प्रदान करना, एकाधिकार एवं केंद्रीकरण पर नियंत्रण बनाए रखना, आय एवं धन की असमानता को दूर करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना, संतुलित औद्योगिक विकास में सहायक, आर्थिक विकास के लिए वित्त के स्रोत और निर्यात प्रोत्साहन में योगदान। इसके बाद अब हम आते हैं भारत में लघु उद्योगों की समस्याएं। पहला, कच्चे माल की समस्या। लघु उद्योगों को कच्चे माल से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को निम्न किस्म का कच्चा माल दिया जाता है। कुटीर एवं लघु उद्योग वाले कम मात्रा में कच्चा माल खरीदते हैं, जिससे उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। जो लघु उद्योग कच्चा माल के लिए बड़े उद्योगों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें समयानुसार एवं पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसी में दूसरा है मध्यस्थों द्वारा शोषण। लघु उद्योगों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या तो यह है कि मध्यस्थों द्वारा इनका शोषण किया जाता है। इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का आंतरिक या बाह्य बाजार में विक्रय हेतु मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ता है। मध्यस्थ इनको वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं देते। तीसरा है वित्त की समस्या। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत इन उद्योगों की वित्त समस्याओं के निराकरण हेतु अनेक प्रयास किए गए, परंतु यह प्रयत्न पर्याप्त नहीं रहा। बैंकों में ऋण के लिए बहुत अधिक कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है, जिससे बहुत लंबा समय लगता है। ऐसी स्थिति में इन्हें बाध्य होकर गांव के साहूकार या महाजन की शरण लेनी पड़ती है। अतः वित्त की समस्या इन उद्योगों के लिए एक प्रमुख समस्या है। चौथा है तकनीकी समस्या। इन उद्योगों द्वारा आज भी परंपरागत तकनीक के आधार पर उत्पादन किया जाता है, जिनके कारण वस्तुओं की लागत अधिक होती है तथा इनकी किस्म भी घटिया होती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तु बेचने में अनेक कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ता है। इन उद्योगों में आज भी आधुनिक तकनीक का अभाव है। पांचवा है बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। लघु उद्योगों द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनकी कीमत बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की कीमत से अधिक होती है। परिणाम स्वरूप लघु उद्योगों वस्तुएं बाजार में नहीं बिक पाती। इसके बाद अब हम आते हैं लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकारी प्रयास। इसके अंतर्गत विभिन्न निगमों, मंडलों एवं बोर्ड की स्थापना की गई। समय समय पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान किया गया। इन्हें करों में छूट दी गई। इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादन कर या इसी प्रकार से अन्य कर नहीं लगाए जाते, और यदि कहीं उन करों पर लगाना भी आवश्यक होता है तो केवल नाम मात्र के लिए ही लगाए जाते हैं। इसके अलावा विपणन सुविधाएं उन्हें प्रदान किया गया। साथ ही साथ प्रदर्शनियों के आयोजन के द्वारा इन लघु एवं कुटीर उद्योगों की वस्तुओं के उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा स्वयं समय समय पर एवं स्थान स्थान पर प्रदर्शनियों द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ अनुसंधान केंद्रों की स्थापना। वस्तुओं के लिए कई अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें उन वस्तुओं के संबंध में अनुसंधान होता रहता है। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।